ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे एक खास शो जिसमें हम लोग चर्चा करें कि आर्थिक सर्वे में ऐसी कौन सी बड़ी बातें कही गई हैं जिसको लेकर के बजट से जुड़े हुए संकेत माने जा सकते हैं। और बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। बजट सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने एक जो हिंट दिया बजट को लेकर के वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले वो सुना देते हैं प्रधानमंत्री ने कहा क्या, और फिर बाकी आप मेहमानों से उस पर रिएक्शन लूंगा मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साकेत मिश्रा जी, सुना आपने प्रधानमंत्री का बयान? जी, क्या क्या इसके मायने निकाले जाएं? नहीं मतलब इसमें मैं कोई खास माने नहीं देखता हूँ। क्लियरली ये सरकार जो है वो इनकम और वेल्थ का जो स्प्रेड है वो बेहतर करना करके देखना चाहती है। जैसे आपने देखा होगा कि आयुष्मान पीएम आयुष योजना के अंतर्गत करीब 40% जो सबसे गरीब लोग हैं देश में उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो किस तरह से जो संसाधन हैं देश में और किस तरह से देश के विकास में जो भागीदारी है और उसके जो लाभ हैं उनको सब तक पहुंचाया जाए, वो प्राथमिकता जरूर दिखती है माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में। बिल्कुल। भट्टाचार्य साहब, बड़े ही आशावादी बयान है, बड़ा ही धार्मिक और साथ बयान है ये। ये भट्टाचार्य जी। आशावादी जरूर हैं। मैं इनसे दो चीज का ये इशारा करते हैं ये स्टेटमेंट। पहली जो स्टेटमेंट जो है कि मेरे ख्याल से ये जो मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं, ये इनकम टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग या इनकम टैक्स अमेंडमेंट लॉ जो लाने की जो बात चल रही है, जिसमें से नए कोई स्लैब या इनकम टैक्स रिलीफ करीबन सोचा जा रहा है कि करीबन 50,000 करोड़ का एक स्टिमुलस दिया जाए, जिससे कि मध्यम वर्ग को जो थोड़ी बहुत सरप्लस डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए उनकी, जिससे कि कंजम्पशन डिमांड में वृद्धि हो। ये एक पहली हुआ है। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि रूरल इकोनॉमी के ऊपर काफी जोर दिया जाएगा। जो रूरल इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर, अफोर्डेबल हाउसिंग इन विलेजेस, रूरल इकोनॉमी में इवन सम वेलफेयर स्कीम्स एम्ड एट द रूरल सेक्टर, मैं समझता हूं कि ये इसका इशारा ये दोनों स्टेटमेंट कर रही है। और मुझे लगता है कि वित्तीय अनुशासन तो एक आर्टिकल ऑफ फेथ है सरकार के लिए, जो हमने पिछले 10 साल में देखा है। तो वित्तीय अनुशासन को रखते हुए, टैक्स रेवेन्यू के बायोंसी के ऊपर राइट करते हुए, मैं समझता हूं कि इस बार शायद मिडिल मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स रिलीफ और रूरल इकोनॉमी के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स और इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंडिया, वो मैं इसमें साफ साफ इसके नजर आ रही है स्टेटमेंट में। हालांकि हालांकि और मैं आपने जो एक बीच में जो बात कही इनकम टैक्स लक्ष्मण जी, पेयर्स मैं के और लिए एक बात वो। कहूंगा। लक्ष्मण जी, मैं एक बात हाँ, कहूंगा कि आपने जो बोलिए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात की, उसमें इस सर्वे में एक चीज खुलासा नहीं किया गया। इस सर्वे में जो नेट एफडीआई जो है, जो वो गिर रहा है, वो किस लिए गिर रहा है उसका कारण दिया गया है। पर उसका मैं समझता हूँ एक गलत असेसमेंट, गलत एनालिसिस किया गया है कि अगर मान लीजिए रिपेट्रिएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उससे नेट एफडीआई बहुत कम हो गया है। और इस सर्वे ने यह कहा है कि रिपेट्रिएशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट थे। मैं मानता हूं कि ये एक यूनिलैटरल और यूनिडायमेंशनल असेसमेंट है। इसमें बहुत सारे कारण हैं कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लोग आ रहे हैं और जल्दी मे बी प्राइवेट इक्विटी के लोग बाहर ले जा रहे हैं पैसा। पर अगर ये ट्रेंड चलता रहे, मैं समझता हूं कि पिछले 3 महीने में जो नेट एफडीआई नेगेटिव में जा रहा है पिछले 3 महीने, तो शायद ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हमारे एफडीआई इन्वेस्टमेंट फ्रंट में जरूर आ सकता है। उसकी भी चर्चा ज्यादा इस सर्वे में नहीं हुई। मैं मानता हूं डिसइन्वेस्टमेंट और जो एफडीआई, एक्सचेंज रेट नेट एफडीआई। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, ये तीन चीजों में ज्यादा चर्चा ठीक संदर्भ में नहीं की गई मेरे पास।
बिल्कुल, एफडीआई पे एक चर्चा नहीं हुई। आप कह रहे हैं नेट एफडीआई के लिए जो बात की गई वो सही पर्सपेक्टिव में नहीं गई। गौरांग शाह साहब, सिर्फ एफडीआई और रिपेट्रिएशन ही नहीं हो रहा है, बल्कि एफआईआई भी जा रहे हैं। और इकोनॉमिक सर्वे को आपने गौर से देखा हो तो उन्होंने कहा कि भले ही डीआई कितने मजबूत क्यों ना हो जाए, लेकिन हम ग्लोबल मार्केट से अलग नहीं रह सकते। वहाँ पर उतार चढ़ाव आएगा तो असर तो पड़ेगा हमारे ऊपर। लक्ष्मण जी, अगर जो मेरा आंकड़ा मैंने सुना है और देखा है, अगर वो सही है, तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले साल 1 अक्टूबर से मेरे ख्याल से आज तक या कल तक जो भी बिकवाली की है, उसका आंकड़ा करीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1,50,000 करोड़ या 1,60,000 करोड़ आया था। अब इतनी बड़ी बिकवाली के सामने स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने मेरे ख्याल से वो करीबन 10-15 हजार करोड़ से चुके थे, जहां तक जो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली की। और हमारे मार्केट में करेक्शन कितना आया है लक्ष्मण जी? जो सर्वोच्च स्तर हमने देखा था 26,277 निफ्टी स्पॉट का, वहां से हमने इस हफ्ते 22,800 का स्तर देखा, और उसी दिन हम 23,000 के पार गए, और आज हम 23,000 450 या 500 के आसपास बंद हुए। कुल मिलाकर के करेक्शन कितना आया है? 12 से 14% का मेरे ख्याल से, अगर मेरा गणित सही है तो आप किस चीज की शिकायत कर रहे हैं? अगर आपके पास शेयर बाजार में 10, 15, 20, 25% जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है, तो मेरी नम्र विनती ये रहेगी कि आप शेयर बाजार में मत आइए, क्योंकि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन एक बात बिल्कुल कहूंगा, तीसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं लक्ष्मण जी, वो शायद ये आसार दिखा रहे हैं कि चौथी तिमाही के नतीजे इससे थोड़े बहुत बेहतर हो सकते हैं। और अगर कल वित्त मंत्री जी ने नीतियां सही बनाई, तो अगले वित्तीय वर्ष में रुझान और बेहतर हो सकता है। चलिए, तो सर निगाहें टिकी रहेंगी कल वित्त मंत्री की नीतियों पर। लेकिन इस पे जो बात कही गई है, यहाँ पे मैं आपके पास आऊँगा विनोद गुप्ता जी, कि एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। इन्होंने एक डेटा के जरिए समझाया इकोनॉमिक सर्वे में कि 2009 से लेकर के 2019 तक जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो सालाना 3,000 के आसपास होते थे, लेकिन अचानक से 2020 से वो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ने शुरू हो गए और 2023 तक ये सालाना 5,000 के आसपास पहुंच गए। ऐसे में जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें भारत की भागीदारी कितनी रहेगी, एक बड़ा चैलेंज होगा। तो आप लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट फ्रंट पे एक चुनौती रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से एक्सपोर्ट की काफ़ी उम्मीद की जा रही है? जी, सो एक्सपोर्ट्स में जो स्पेशली अगर मैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करूं, तो पूरी दुनिया एक ऐसी फैक्ट्री ढूंढ रही है चाइना के अलावा, या ऐसी जगह ढूंढ रही है, या कई ऐसी जगह ढूंढ रही हैं जहां पर एक रिलायबल सप्लाई चेन उनको दिखाई दे। तो जब हम किसी पॉलिसी को चेंज करते हैं, किसी चीज में कोई चेंज लाते हैं एकदम से, तो डेफिनेटली जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो उसको बहुत अच्छे नजरिए से नहीं देखते हैं, सकारात्मक रूप से नहीं देखते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जैसा मेरे को पैनलिस्ट ने अभी बताया आपको, ये जो डॉलर, ये जो रुपी को हमने आर्टिफिशियली एक तरह से बढ़ाकर रखा हुआ है, ये भी इस एक्सपोर्ट के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के चक्कर में है। लेकिन हमारा जो मानना है, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की, कि हमने केवल एक बहुत अच्छी पॉलिसी के ऊपर, लार्जली पीएलआई फॉर मोबाइल फोन्स, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको हम कहते हैं, उसमें एक कस्टम ड्यूटी लगाई पहले 20% की, फिर उसको 15% किया गया, और एक पीएलआई दी गई 4 से 6% का। ये दो पॉलिसीज की वजह से आपने देखा कि आज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम हिंदुस्तान में तेल के बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में सेलफोन हो गया है, एक मोबाइल फोन हो गया है। तो अगर केवल हम इसी को और आगे बढ़ाएं, तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप लिया जा सकता है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कल मैडम निर्मला सीतारमन जी हम फिर हमारे सेक्टर में एक कंपोनेंट्स पॉलिसी अनाउंस करेंगी शायद, जिसमें हम चाहते हैं कि न केवल हम मोबाइल फोन असेंबली तो कर रहे थे, लेकिन उसके मॉड्यूल और कंपोनेंट भी हिंदुस्तान में बना सकें। सो इस तरह के कुछ बहुत ठोस कदम लिए जाएंगे तो जरूर वो ग्लोबल वैल्यू चेन यहाँ बनेगी, और वो न केवल 1 साल के लिए बट कई सालों तक हमारे एक्सपोर्ट्स को बहुत आगे बढ़ावा दे सकते हैं। बिल्कुल। माधवी, एक जो इशू उठाया गया है, जो चाइना की बात बार बार हर कोई हमारे पैनलिस्ट कर भी रहे हैं, चाइना का आपने देखा होगा डेटा यहाँ पे दिया गया है कि चाइना को लेकर के जो कंसंट्रेशन वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का, वो पूरे वर्ल्ड प्रोडक्शन का काफ़ी ज़्यादा वहाँ कंसंट्रेट हो रहा है। खासतौर से ईवी व्हीकल की बात करें, सोलर पैनल की बात करें, तो ये इंडिया के लिए कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है? चूँकि इंडिया इन सब में आत्मनिर्भर बनना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे लो कॉस्ट पे ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, और कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहा है चाइना।
मतलब दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो एक्चुअली चाइना से बाहर जाना, माधवी, हाँ सॉरी, और चाइना माधवी, पे आपके लिए depend सवाल नहीं था। होना सी चाइना का बेसिकली ग्लोबल मार्केट में उनका जो पूरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी था पोस्ट